topic of negotiable instruments, and today I'm going to tell you what is maturity and what does these days of grace mean. जब आप किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं तो वहाँ पर एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, जिसको मैंने काफ़ी आपके सेशंस में डिस्कस किया है कि जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइम आ जाता है पेमेंट का, तो उसको हम बोलते हैं उस टाइम पे कि वो एक मेच्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या उसकी मेच्योरिटी हो चुकी है. एंड डेज ऑफ ग्रेस का क्या मीनिंग होता है, दैट वी ऑल्सो सी. सो दिस इज योर यूनिट 9 यूजीसी नेट सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट कॉमर्स इज गोइंग ऑन. Maintain your continuity with me, dear students, because I am covering here each and every minor detail of your syllabus of UGC NET, and this is your Unit 9 Negotiable Instruments Act का जो आपका syllabus है वो चल रहा है. जो student last session नहीं देख पाए हैं, go and watch it out because there I covered different types of negotiable instruments. Okay, on the top you see the link, go and watch it out. Now covering this, maturity का meaning क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. तो देखिए सिंपल टर्म्स में क्या है, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए हैं, राइट, और साथ में उस पर्सन से प्रोनोट बनवाया है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप 1 मंथ के बाद मेरा पैसा मुझे पे कर देना. तो जो ये टाइम पीरियड होता है 1 मंथ का, इसको हम बोलते हैं दिस इज द मेच्योरिटी पीरियड. ओके, सो द मेच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या होता है, इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू. जब ये ड्यू हो जाता है, इसका टाइम पीरियड जो 1 मंथ है वो खत्म हो गया, एंड आफ्टर 1 मंथ नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट टू द अदर पर्सन. तो जब आपका टाइम पीरियड या आपकी लाइबिलिटी जब अराइज हो गई, सिंपल सी टर्म है, आपसे कोई भी क्वेश्चन ये अगर पुट ऑन करता है, इंटरव्यू में पुट ऑन करता है, तो यू हैव टू से व्हेन द लाइबिलिटी अराइजेज, that time we say that maturity starts, maturity of the bill falls due, right? So promissory note and bill of exchange में ही maturity होती है. यहाँ पर एक चीज देखिएगा, चेक में कोई maturity नहीं होती है. There is no maturity period for the check. This is your star question. You can write this in your notes. Next thing is days of grace. ओके, हमारा टॉपिक आज का डेज ऑफ ग्रेस भी है. तो इस टर्म से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दीज डेज ऑफ ग्रेस. ग्रेस कहते हैं ना, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, सपोज कीजिए आप सब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, एक इंग्लिश एग्जाम हुआ और उसमें आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स आने थे. तो 80 में से सर्टेन स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 72, सर्टेन स्कोर्ड 75, सबने ऐसे ऐसे मार्क्स अपने स्कोर किए. बट किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 78 से आगे नहीं गए. वाई? बिकॉज जो 2 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए हैं. ऐसा कई बार हो जाता है. सो 2 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच आर आउट ऑफ योर सिलेबस एंड नोबडी कैन आंसर दोज. सो दैट्स वाई द हाइएस्ट दैट वाज गिवन, दैट वाज जस्ट 78, क्योंकि 2 क्वेश्चंस किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए. अब अथॉरिटी क्या सोचती है कि हम इन 2 क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स के साथ तो लॉस हुआ है, चीट हुआ है, सो वी विल प्रोवाइड देम ग्रेस मार्क्स. सबको 2 मार्क्स, जिसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक्स्ट्रा 2 ऐड ऑन कर देते हैं, सबको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं बिकॉज द क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस. अब जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो +2 ऑन ऐड करके उनको मिल गए. ऐसा ही डेज ऑफ ग्रेस मेच्योरिटी पीरियड के साथ होता है, ऐसा ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी दिया गया है. तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है कि हर पर्सन को जिस पर लाइबिलिटी आ जाती है, जिसने दूसरे से पैसा उठाया हुआ है, उसके साथ एकदम से लाइबिलिटी सपोज अराइज हो गई, एंड एट दैट मोमेंट वो एकदम से पैसों के साथ रेडी नहीं था, या ड्यू टू एनी रीजन 1 मंथ का टाइम पीरियड ओवर हो गया एंड 1 मंथ के बाद उसको एकदम से पता नहीं चलता है. सो इन negotiable instrument +3 days are always given to the other party. These 3 days are extra days of grace. सपोज कीजिए आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है 20th ऑफ द डेट, 20th डेट ऑफ एनी मंथ आप सपोज कीजिए, और इस 20th डेज में 3 डेज एंड कर लेंगे, तो 23rd को आपको पैसा पे करना होगा. 3 दिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये हमारा एक्ट कहता है, और दूसरी पार्टी आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देगी. Understood? So days of grace, now read with me. What does this say signify? Every promissory note or bill of exchange which is not expressed to be payable on demand, जो कि ऐसा है जो कि डिमांड पर नहीं देना. ये याद रखिएगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑन डिमांड पे करने पड़ते हैं. मींस जैसे ही नेक्स्ट पार्टी की तरफ से डिमांड आई, नेक्स्ट पार्टी ने आपको ऑन कॉल बोला कि मुझे मेरा पैसा दो, वो आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ऑन डिमांड इन नेचर. उसका नेचर था पेएबल ऑन डिमांड.
बट अगर वो पेएबल ऑन डिमांड नहीं है, इसलिए ये मैंने स्पेसिफिकली एक्सेप्शन लिखी है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ये 3 वर्ड्स अगर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लिखे हैं तो हम मान के चलेंगे कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल होगी। जैसे सपोज कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ना ये लिखा गया है इट इज़ पेएबल ऑन डिमांड, ना ये लिखा गया इट इज़ पेएबल ऑन एट साइट, ना ये लिखा गया इट इज़ पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट, ये तीनों वर्ड नहीं है, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, अगर वो पेएबल है आफ्टर 3 मंथ्स, तो जैसे ही 3 मंथ्स का टाइम पीरियड ओवर हुआ, सपोज वो जुलाई में फ्रेम हुआ था, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी, दैट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर भी चला गया, तो 3rd डे ऑफ नवंबर 3 डेज एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं मैच्योरिटी के, दैट इज डेज ऑफ ग्रेस, सॉरी, right? So all the instrument except for the instrument payable on demand are entitled for 3 days grace period. उनमें 3 days grace के आपको मिलेंगे and no grace period is allowed in check, right? Here your answer comes. चेक में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, इसलिए मैं चेक को यहाँ पर कवर नहीं कर रही, यहाँ पर सिर्फ हम 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ मैच्योरिटी आप बहुत इजीली कर लोगे। अब जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डेट, कोई डेट दी गई है, देन इट शैल बिकम पेएबल ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट के साथ साथ प्लस 3 डेज हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मेड दिस एग्जाम्पल फॉर यू, रीड इट केयरफुली। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि 31 जनवरी को बना है एंड इट इज मेड पेएबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 महीने बाद आपको पैसा पे करना है। तो 1 महीने बाद मीन्स क्या, लास्ट डेट ये जनवरी की थी तो लास्ट डेट ऑफ फेब एंड दैट्स ईयर इज 2020, तो लास्ट डेट ऑफ फेब वाज 28th। सो 28th फेब को आपको पैसा पे करना था, बट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डेज गिवन इन दिस एक्ट, तो हम 3 डेज इसमें ऐड कर देंगे, इट विल नाउ बी ऑन 3rd मार्च 2020। आपको 3rd मार्च को अपनी पेमेंट करनी थी, 3 डेज आपको मिल गए। एंड सपोज वन मोर थिंग, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इफ द लास्ट डे ऑफ द ग्रेस इज अ पब्लिक हॉलीडे, सपोज यहाँ 3rd मार्च की आपकी कोई पब्लिक हॉलीडे है, होली फंक्शन है, एनी नेशनल हॉलीडे है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल बी ड्यू ऑन प्रीसीडिंग बिजनेस डे, प्रीसीडिंग मीन्स प्रीवियस डे, दैट इज योर 2nd ऑफ मार्च को आपको पैसा करना होगा क्योंकि 3rd डे हॉलीडे है। एंड इफ द डे ऑफ द मैच्योरिटी इज एन एमरजेंसी और अनफोर्सीन हॉलीडे, एकदम से हॉलीडे आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है जो कि आपको नहीं पता था एंड इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल, देन मैच्योरिटी डेट विल बी द फॉलोइंग बिजनेस डे। यहाँ पर है प्रीसीडिंग जो कि फोर्सीन डेट है, फोर्सीन हॉलीडे है, एंड इफ अनफोर्सीन तो आपको फिर नेक्स्ट डे देनी होगी, 3rd के बाद नेक्स्ट डे 4th ऑफ मार्च को, राइट? Now here is one more question, many student asked me in last sessions, काफ़ी लोगों के comments थे कि मैम what happen if the amount stated in words and figures are different। अगर किसी negotiable instrument में, यहाँ पे मैं चेक ही भी include कर रही हूँ, ओके? तो अगर किसी negotiable instrument में including check also, वर्ड्स में जो फिगर गिवन है, सॉरी फिगर्स में जो नंबर गिवन है और वर्ड्स में जो लिखा है वो दोनों अमाउंट डिफर करती हैं। सपोज वर्ड में आपने लिखा है 10 लाख और फिगर्स में आपने 10 नहीं लिखी है एंड इट वाज जस्ट 10,000, तो हम किस फिगर को लेकर चलेंगे, किस अमाउंट को हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में लेकर चलें? सो इफ द अमाउंट, इट्स योर आंसर टू द क्वेश्चन, इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड, और दोनों ही डिफरेंट है, फिगर्स में अलग लिखा है आपने, वर्ड्स में अलग लिखा है, तो हमारा नेगोशिएबल एक्ट क्या कहता है, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन। जो आपने वर्ड्स में लिखी है हम उसको मान के चलते हैं। तो वर्ड्स में यहाँ पर आपने 1 लाख लिखा था, फिगर्स में वो 10,000 है, देन 1 लाख विल बी एक्सेप्टेड, इट विल बी अंडरटेकन, इसको एज्यूम करके हमारा कानून चलेगा। ऑल राइट, सो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस जिससे आपके डाउट्स दूर होंगे एंड आई होप आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। इन नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद अनदर informative video of negotiable acts. Till then, keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe, and these are the ways through which you can get in touch with us. Don't feel any hesitation to ask any question, any doubt, we are there for you. Thank you.